रूह में ताजगी नहीं, कल्ब में रोशनी नहीं, तेरी कसम तेरे बगैर जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। आदाब नाज़रीन कराम, मैं शहबाज अहमद आप सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इसलिए आज हम इस हेल्थ कॉन्क्लेव के जरिए दिल की बात करने के लिए आपसे मुखातिब है। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं जी सलाम के एडिटर शेख इरफान साहब से कि वो इस प्रोग्राम की खुसूसियत बयां करें। थैंक यू शाहबाज। मैं सबको वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत में एक छोटा सा कपलेट बताना चाहता हूं कि मेरी माँ मेरी गुनाहों को इस कदर धो देती है, जब वो गुस्से में होती है तो रो देती है। यानी जब हम माँ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम प्यार की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और जब मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो दिल की बात कर रहे हैं। जब आप लिखते हैं हार्ट, HEART, ही का मतलब होता है अल्लाह सुब्हानो ताला, ही का मतलब होता है परम परमेश्वर, ही का मतलब होता है खुदा, कायनात का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, जिसने पूरी कायनात को बनाया है। उनका आर्ट इज़ हार्ट। जब कोरोना पैंडमिक के दौरान हमने ये देखा कि बहुत अलोन हो गए लोग, बहुत अकेला हो गए लोग, और उस दौरान सभी को अकेलापन महसूस हुआ, सभी को एहसास हुआ कि हमें मोहब्बत की ज़रूरत है, हमें प्यार की ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत है। लोग बहुत तन्हा अपने आप को महसूस किए। उस दौरान दिल की बात दिमाग की बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो स्ट्रेस में हैं जो लोग, ख़ास तौर से बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे डॉक्टर्स स्ट्रेस में आ गए, जहाँ पे देखा गया कि पुलिस ऑफिसर्स स्ट्रेस पे आ गए, देखा गया कि जर्नलिस्ट स्ट्रेस पे आ गए, ये भी देखा गया कि बिजनेसमैन स्ट्रेस पे आ गए। तो आखिर अल्टीमेटली ये भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो जिम में जा रहे हैं, बिल्कुल फिज़िकली फ़िट हैं, बहुत ख्याल रख रहे हैं अपने फ़िज़िकल फिटनेस का, वो भी हार्ट अटैक के चपेट में आ गए, उनका भी हार्ट फेल हो गया, और बहुत सारी ऐसी मौतें हुई अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमारा ये मानना है कि आज वर्ल्ड हार्ट डे में हम लोग इस बात पे गौर करें कि जस्ट फिज़िकल फिटनेस इज़ नॉट एनफ फॉर योर बॉडी, क्योंकि बॉडी इज़ नथिंग विदाउट अ सोल, और उस सोल का भी एक खुराक है। उस सोल को आप कितना खुराक देते हैं? सोल का खुराक है मोहब्बत। कितना देते हैं या आपको कितना मिल रहा है? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू आर ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या चीज़ आपको खा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे पास आए हुए हैं स्टूडियो में। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ये मानना है कि टेक्निकली हम इस पे बात करेंगे, मेडिकली इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से हार्ट का केयर होना चाहिए, और हम किस तरीके से माइंड एंड हार्ट बिल्कुल कोरिलेटेड है, हम स्ट्रेस से कैसे बचें, हम अपने जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उन सबको कैसे मैसेज दें कि हाउ टू बी हेल्दी, हाउ टू बी हैप्पी, उस चीज़ को हम आगे फॉरवर्ड करें। और मेरा ये मानना है इस चीज़ को जितना आप वायरल कर सकते हैं आप करें, इसको स्कूलों तक पहुंचाएं, कॉलेज तक पहुंचाएं, और हम ये कोशिश करें कि कोई भी मासूम स्ट्रेस के वजह से इस दुनिया को अलविदा ना कहे। थैंक यू वेरी मच। द फ्लोर इज़ योर्स शाहबाज। बहुत बहुत शुक्रिया शेख इरफान साहब आपका इस बात को रखने के लिए कि आज कितना इसकी इम्पोर्टेंस है। तो नाजरीन, आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इस मौके पर जो मेहमान आज हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं, फिर हेल्थ कॉन्क्लेव का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आतिया हर्फ से जनाब डॉक्टर आकिल अहमद खान साहब हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, और साथ ही हमारे साथ सना हॉस्पिटल से डॉक्टर सुहेल खान साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। दरअसल बहुत से लोग होते हैं जो अपने जहन से बातें करते हैं, दिमाग से बातें करते हैं, लेकिन आज हम दिल की बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब वज़ीर आज़म मोदी मन की बात करते हैं और लोगों के मन को समझने की कोशिश करते हैं तो उनके जहन में, मन में क्या चल रहा होता है।
लेकिन अगर हम दिल की बात करें आज इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर, तो दिल क्या कहता है, दिल अपने रखरखाव के लिए क्या कहता है, उसके दिल की पुकार क्या होती है, यह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर आकिल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आकिल साहब, इस दिल को जिंदा दिल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत आज अच्छा लगा कि आपके स्टूडियो में मैं आया और मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ जी, और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। आपके इरफान साहब जो हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे उन्होंने इस टाइप के प्रोग्राम का इनेकाद किया, और जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है लोगों के दरमियान कि हमको हार्ट के रख रखाव के लिए क्या करना चाहिए। आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, उन्होंने जैसे बात करी कि बहुत स्ट्रेस में लोग आज रह रहे हैं, ड्यू टू कोविड सिचुएशन की भी उन्होंने बात करी। बिल्कुल बात सही है कि हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से या कोविड सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस में तो लोग हैं, लेकिन हमको इससे इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के लिए आजकल जो ऐसे हमारी सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल है उसको हमें चेंज करना होगा। हमें अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा, हमको फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट कंट्रोल करना होगा। अगर कोई एसोसिएटेड एलिमेंट्स हैं जैसे ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या थायराइड है, इन सब चीज़ों को भी हमको देखना होगा और खाने पीने की बेहतरीन चीज़ें रखनी होगी जिसके ज़रिए हम इससे निजात पा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया है कि अपनी जो ग़िज़ा हैं वो ऐसी करनी होगी ताकि जो हमारी जो दिल है और जो इस तरह से जो हम खान पीन का जो हमारी चीज़ें हैं उसको ऐसा रखें कि ताकि हमारी बॉडी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। डॉक्टर सुहेल साहब, क्योंकि दिल की हम बात कर रहे हैं आज इस हेल्थ कॉन्क्लेव के अंदर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सना हॉस्पिटल से आप आते हैं, सना हॉस्पिटल के ज़रिए आप अब तक कितने लोगों के लिए कितनी खिदमत को अंजाम दे चुके हैं, ख़ासतौर पर अगर हम दिल के मरीजों की बात करें, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें भी हम पढ़ते हैं एज ए न्यूज़ एंकर कि आज जो है किसी को दिल का दौरा पड़ा है, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? पहले बात, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे मैं बताना चाहता हूँ कि हार्ट के लिए अगर आपको अच्छा रखना है तो प्ले, विन एंड लूज का एक फंडा मेरा है जो इस्तेमाल करना चाहिए। प्ले का मतलब है कि वहाँ पे आप कोई भी गेम, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व हो ऐसा खेलना चाहिए, या अगर वो नहीं खेल सकते तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करना चाहिए जी। प्ले में 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली रूटीनली बच्चों के साथ खेलो या तो फिर जिम में जाके एक्सरसाइज करो, एक ही बात है, बट 30 मिनट का एक्सरसाइज जरूरी है। विन में मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छे फ्रेंड्स जीतने चाहिए, क्योंकि जितने तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे रहेंगे उतना तुम हंस खेल सकते और जो तुम्हारी परेशानियां हैं तुम उनके साथ बयान कर सकते और परेशानियां कम कर सकते जी। लूज में जो तुम्हारे बैड हैबिट्स है जैसे कि स्मोकिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी स्मोकिंग में देखा गया है कि 50% हार्ट के प्रॉब्लम स्मोकर्स में होते हैं। तो स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये जो बैड हैबिट्स है, खाने के बैड हैबिट्स जैसे लॉट ऑफ शुगर और लॉट ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो बैड हैबिट। नॉर्मल हमारा जो खाना है ना उसमें हमने शुगर और सॉल्ट ये दोनों भी चीजें मिनिमम या मॉडरेट रखनी चाहिए। बहुत जो ज्यादा नमक खाते या ज्यादा शुगर खाते उनमें देखा गया है कि हार्ट के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं जी। सुहेल खान साहब, आपने बहुत चीज़ें बयां की है, लेकिन जब मैं देख रहा था आपकी रिपोर्ट्स जो सुनने की कोशिश कर रहा था तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो भी हम अपने नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे कि आखिर सुहेल खान साहब का जो इदारा है वो किस तरह से लोगों के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर सुहेल खान एक ऐसे नौजवान डॉक्टर हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसके लिए लोगों की उम्र गुजर जाती है। डॉक्टर सुहेल MBBS, MS, ऑर्थो, DNB ऑर्थो, DIP ऑर्थो जैसी तालीम हासिल करने के बाद डॉक्टर सुहेल खान पुणे के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के साथ साथ सना अस्पताल के नाम से एक मुकम्मल अस्पताल भी चला रहे हैं, जहां पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी और गायनेकोलॉजी सर्जरी के अलावा सभी तरह के इलाज किए जाते हैं। डॉक्टर सुहेल खान पुणे की एक छोटी सी बस्ती की चौल में पैदा हुए थे, जहां उनकी जॉइंट फैमिली रहती थी। डॉक्टर सुहेल को पढ़ाई के लिए कभी छत, गली या पड़ोसी के घर का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद पूरी मेहनत और लगन से अपने मकसद और वालिदैन के ख्वाब को पूरा करने में कामयाबी हासिल की। हम तो दूसरे के यहाँ मुलाजिमत पे थे, सर्विस करते थे,
लेकिन आज अल्लाह ताला के करम से ऐसा है कि दूसरे लोग हमारे यहाँ सर्विस कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम किसी ना किसी को तो सहारा दे रहे हैं या किसी का इकोनॉमिकल थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर सुहेल ने जिंदगी की तलखियों को गहराई से महसूस किया, इसलिए उन्होंने डॉक्टरी के पेशे को सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि गरीबों की मदद करने का मकसद बनाया। सना अस्पताल में डॉक्टर सुहेल गरीबों का इलाज मुफ्त करते हैं। इसके अलावा कोविड के दौरान डॉक्टर सुहेल ने सना अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया था, जहां पर सैकड़ों मरीजों का इलाज हुआ और ठीक हुए। इसके साथ ही गरीब मरीजों के इलाज के लिए फंड मुहैया कराने का काम भी सना अस्पताल के जरिए किया गया। डॉक्टर सुहेल ने पुलिस और दूसरे तबके को मेडिकल हेल्प पहुंचाने के लिए मेडिकल कैंप लगाए। डॉक्टर सुहेल खान की ख्वाहिश है कि वो सरकार की तमाम फलाही स्कीम्स को अपने अस्पताल में लागू करे ताकि गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर सुहेल का इदारा किस तरह से काम कर रहा है सना हॉस्पिटल, और उसमें किस तरीके से जो सहूलियत फराहम कराई जा रही है खासतौर पर गरीबों के लिए। लेकिन आकिल अहमद खान साहब का जो प्रोडक्ट है, जो उनका एक तरीके से जिससे वो लोगों को सेहतयाब करते हैं, उसके बारे में भी समझ लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत को आगे लिए चलेंगे। हम जिस कंपनी का आपसे परिचय कराने जा रहे हैं वो सिर्फ 9 साल पहले शुरू की गई है। अतिया हर्ब्स भारत की लीडिंग यूनानी दवाएं बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। अतिया हर्ब्स फैमिली में सबसे महत्वपूर्ण नाम हकीम सुलेमान खान का है, जो कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर हैं। अतिया हर्ब्स को बुलंदियों तक पहुंचाने का ताज कंपनी के सीईओ साहिल खान के सर जाता है। सालों के अनुसंधान और परिश्रम के बाद हकीम सुलेमान खान ने जोड़ों के दर्द के साथ कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, पेट की हर बीमारी और डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए सफल यूनानी दवाएं बनाई हैं। आज अतिया हर्ब्स दुनिया भर में अपनी प्रभावी यूनानी दवाओं के लिए जानी जाती है। हकीम सुलेमान खान ने सालों की रिसर्च और मेहनत के बाद अतिया हर्ब्स के माध्यम से मॉडर्न यूनानी दवाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। भारत में अतिया हर्ब्स लीडिंग यूनानी क्लिनिक्स चेन बन चुकी है, जिसके माध्यम से रोजाना अलग अलग छोटी बड़ी बीमारियों से पीड़ित पेशेंट्स को ठीक किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी प्रभावी यूनानी दवाएं और प्रवीण हर्ब्स चिकित्सक। हम जिस कंपनी का आपसे परिचय कराने जा रहे हैं वो सिर्फ 9 साल पहले शुरू की गई है। अतिया हर्ब्स भारत की लीडिंग यूनानी दवाएं बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। अतिया हर्ब्स फैमिली में सबसे महत्वपूर्ण नाम हकीम सुलेमान खान का है, जो कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर हैं। अतिया हर्ब्स को बुलंदियों तक पहुंचाने का ताज कंपनी के सीईओ साहिल खान के सर जाता है। सालों के अनुसंधान और परिश्रम के बाद हकीम सुलेमान खान ने जोड़ों के दर्द के साथ कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, पेट की हर बीमारी और डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए सफल यूनानी दवाएं बनाई हैं। आज अतिया हर्ब्स दुनिया भर में अपनी प्रभावी यूनानी दवाओं के लिए जानी जाती है। हकीम सुलेमान खान ने सालों की रिसर्च और मेहनत के बाद अतिया हर्ब्स के माध्यम से मॉडर्न यूनानी दवाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। भारत में अतिया हर्ब्स लीडिंग यूनानी क्लिनिक्स चेन बन चुकी है, जिसके माध्यम से रोजाना अलग अलग छोटी बड़ी बीमारियों से पीड़ित पेशेंट्स को ठीक किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी प्रभावी यूनानी दवाएं और प्रवीण हर्ब्स चिकित्सक। हम जिस कंपनी का आपसे तो आपने सुना अतिया हर्ब्स के बारे में। डॉक्टर आकिल अहमद खान साहब से भी चर्चा करेंगे, डॉक्टर सुहेल खान साहब से भी चर्चा करेंगे। एक बार फिर से उनका इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में और चर्चा को आगे ले चलते हैं। डॉक्टर सुहेल साहब, मैं जब आपकी ये पूरी रिपोर्ट देख रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एक शख्स जो किसी चौल से निकलकर इतने बड़े इदारे को कायम कर रहा है, ज़रूर उसके साथ उसकी माँ बाप की दुआओं का असर रहा होगा, क्योंकि वही शख्स आगे बढ़ सकता है जिसके सिर पर वालिदैन का हाथ हो, माँ बाप का हाथ हो, उनकी दुआएं साथ हो। और मैं गुजारिश करूंगा
कि आखिर क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से आपने जब शुरुआत की है 9 साल पहले, तो हम उनके भी बारे में बात करेंगे, लेकिन जो आपका सना हॉस्पिटल है उसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा प्रोफाइल जानना चाहूँगा कि आपका शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो आपने बताया है कि चौल से शुरू हुआ, पड़ोसियों के यहाँ पर जाकर पढ़ाई करते थे, एक अचानक से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ से आखिर आपको इस तरह की तरकीब मिल पाई? एक्चुअली पहले हम जब जहाँ पूना में रहते थे वो एक माड़ा की एक 1 BHK फ्लैट में रहते थे और हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में हमारे दादा दादी, अब्बा, चाचा और हमारे यानी मेरे 4 भाई और एक बहन है जी। तो साथ में जब 1 BHK फ्लैट में इतने सारे लोग रहते तो पढ़ाई करने के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो ऐसे वक्त पे मैंने 10वीं तक 12वीं तक हमारे बिल्डिंग की जो छत थी, मुझे अभी भी याद है, वो छत पे एक टंकी थी, वो टंकी के नीचे मैं धूप ना लगे इसलिए टंकी के नीचे बैठ के पढ़ता था जी। बट वहाँ से पढ़ाई की, फिर MBBS में जाने का मौका मिला, पूना में ही एडमिशन मिल गया BJ मेडिकल कॉलेज में। एंट्रेंस में भी मेरा रैंक अच्छा आ गया था जी। BJ मेडिकल कॉलेज में 4 साल निकालने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिला। उसके बाद जब PG पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस आई तो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा संचेती हॉस्पिटल जो पूना का मशहूर ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है वहाँ पे सिलेक्शन हुआ जी। वहाँ मैंने 2 साल डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स सीखा। 2 साल के बाद जब वापस डिग्री लेने की बात आ गई तो फिर वहाँ मैंने वापस से एंट्रेंस दी। तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है जी, उसका जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है वहाँ पे मुझे DNB और MS करने का मौका मिला जी। तो 2013 में मेरा सब एजुकेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद भी मेरा ऐसा था कि मुझे खुद इंडिपेंडेंटली काम करना था। तो जब मुझे वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पूना में जाने के बाद मिल रहा था, एक ESI हॉस्पिटल था हमारे घर के करीब ही था, बट वो छोड़ के मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब लिया एक छोटे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं अकेला ऑर्थोपेडिक सर्जन था। इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ सीखूं जी। बाकी MS में और डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स में मैंने सर्जन्स के साथ सीखा ही था काफी। वहां पे मैंने 1.5 साल करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं अकेले अभी कुछ कर सकता हूँ। तब हमने एक जो बंद हुआ पूना में एक छोटा सा हॉस्पिटल था, जितना मेरी सैलरी भी नहीं थी उसके 5 गुना ज्यादा उसका रेंट था। तो ऐसे टाइम पे जब सब लोग बोल रहे थे कि तुम रेंट निकाल सकोगे क्या, यानी कॉन्फिडेंस उस टाइम पे कम रहता है जब अपना सैलरी कम रहता है। हम जब शुरुआत करते हैं बट उस टाइम इरादे बड़े रहने चाहिए। बेशक भले कॉन्फिडेंस कम हो बट इरादा मजबूत था कि नहीं हम कर सकते। तो फिर वहां पे मैंने एक रेंट पे हॉस्पिटल लिया जी। वो अच्छे से चला है। फिर अभी 4 साल पहले अल्लाह के करम से एक हमारा छोटा ही है 25 बेड का सना हॉस्पिटल कौसरबाग कोंडवा में अभी लोगों की मदद कर रहे हैं जी। ऑर्थोपेडिक्स में हो, गायनेकोलॉजी में हो या मेडिसिन में हो, ICU के, हार्ट के जैसे आपने बताए जी। और जब कोविड की वेव थी तब कोविड फर्स्ट वेव में भी सेकंड वेव में भी काफी पेशेंट्स हमारे पास आए, ठीक भी हुए। आगे भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जितने स्कीम्स आए गवर्नमेंट के अगर वो आ जाते जी तो हम और भी लोगों तक पहुंच सकेंगे। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, आप लोगों से आगे भी बात करता रहूंगा। हमारे साथ आकिल खान साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझने की हम कोशिश करेंगे। आकिल खान साहब, मैंने अतिया हफ्स के बारे में बहुत सुना है और हकीम सुलेमान के बारे में जितना जाना है समझा है, जब वो कोई नुस्खा बताते हैं तो लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाते हैं कि भाई अब तो ये चीज़ कर लेंगे। और कोरोना जैसे दौर के अंदर जब हमने देखा है कि लोग इस वक्त ताहिमाम मचा हुआ था, डॉक्टर के पास जाने से डर रहे थे कि भाई कहीं पकड़ कर ना ले जाए, PPE किट के अंदर पहने लोग थोड़ा सा डरते थे। लेकिन ऐसे मौके पर अतिया हफ्स ने वो लोगों के लिए काम किया है कि घर में काढ़ा बनाना हो या फिर गला कोई ख़राब हो रहा है, जो हरारत होती है, जो सिम्टम्स होते थे कोरोना के, उस पर पार पाने में बहुत मदद की है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोरोना के टाइम पे बहुत ही पैनिक कंडीशन थी पूरे हिंदुस्तान में जी। और लोग बहुत परेशान थे। हमसे लोग टेलीमेडिसिन का ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं जी। तो टेलीमेडिसिन के ज़रिए हम लोगों की मदद करते थे। काढ़ा बनाना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए जो भी तरीके हो सकते थे, हकीम सुलेमान साहब खुद अपना बताते थे। उनके जो और भी डॉक्टर्स में पूरी टीम थी, हम लोग उसमें करते थे इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए। या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे होते थे, नज़ला, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो लोग डर जाते थे। हालांकि ज़रूरी नहीं था कि हर आदमी को कोविड ही हो रहा था जी। लेकिन ज़्यादातर लोग डरे हुए थे और बहुत पैनिक कंडीशन थी। लोग डॉक्टरों के पास जाते थे, वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, लोग परेशान थे, मेडिकल हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, बहुत पैनिक कंडीशन थी लोगों को। सेकेंड वेव में तो देखा गया कि ऑक्सीजन की भी कमी थी, ऑक्सीजन लोगों तक नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इन सब कठिन परिस्थितियों के दरमियान जो है हमने बड़ी मेहनत करी
और जो भी पॉसिबल हो सकता था हमने यूनानी के दवाएं, आयुर्वेद के कंपोजिशंस, यूनानी के कंपोजिशन, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमाम खमीरे और काढ़े और हर तरीके से हमने लोगों को बताया, उनके मॉरल को बूस्टअप किया, स्ट्रेस से लोगों को निकाला। और जिसमें अतिया हब, मैं खुद अपना बजाते मैं खुद बहुत मेहनत करी, हम लोगों ने, हकीम सुलेमान साहब ने बहुत मेहनत करी, हमारी पूरी टीम ने, हमारी एक पूरी कलेक्टिव टीम थी जिन्होंने बहुत मेहनत करी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस सिचुएशन से उबार पाए। ठीक है डॉक्टर सुहेल साहब, मैं आपसे भी एक चीज़ समझना चाहूँगा कि कोरोना का एक पेंडेमिक का दौर ऐसा था कि जब लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे कि अगर कोविड का मामला हो गया तो पता नहीं कितना लंबा चलेगा। ऐसे मौके पर बहुत से गरीब लोग भी थे जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। सना हॉस्पिटल की तरफ से आखिर ऐसी क्या मुहिम चलाई गई, कोई एम्बुलेंस मुहैया कराई गई या फिर कुछ इस तरह की चीज़ मुहैया कराई गई कि ताकि लोगों को सर्विसेज मिल सके या कोई परेशानी उनकी हल हो सके, ताकि गरीब लोग जो आवाम हैं उनका फ़ायदा हो सके? शुरुआती दौर में जब कोविड शुरू हुआ 2020 में अप्रैल में, मार्च अप्रैल में शुरुआत हुई थी, तब पूना में और बाकी अलग अलग शहरों में सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स बंद हो चुके थे। तभी भी सना हॉस्पिटल ने हॉस्पिटल एक दिन के लिए भी, कभी भी लॉकडाउन हो नहीं लॉकडाउन हो, फिर भी बंद नहीं किया। उस टाइम पे ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं थी और बहुत सारे लोग घर पे भी इलाज कर पा रहे थे। तो हमने कोशिश की कि जो घर का इलाज जो था वो सबसे बेहतरीन इलाज था, होम क्वारंटाइन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से भी बेहतर था। वही पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा था जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। प्रॉब्लम क्या होता था, पेशेंट को साइकोलॉजिकल फियर रहता था हॉस्पिटल में एडमिट होने से। तो जो पेशेंट्स को हम कोशिश किए कि जितना मेडिसिन टैबलेट से अगर पेशेंट ठीक हो सके, उनको हमने घर पे ट्रीटमेंट दिया है। बहुत सारे पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो उनको हमने हमारे तरफ से मेडिसिन कुछ प्रोवाइड किए और घर पे उनके हमारे डॉक्टर्स जाके घर पे देख के उनको आगे के जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि उस टाइम क्वारंटाइन का इशू था तो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे एक बार कोविड हुआ तो डॉक्टर्स वहां पे पहुंच के फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो काफी मुश्किल समय था, पेशेंट्स को भी तकलीफ हुई। काफी पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाए क्योंकि छोटा हॉस्पिटल रहने की वजह से पूरा बेड्स जब फुल होने शुरू हो गए, ऑक्सीजन जब कम होता था तो हमारा भी ऑक्सीजन कम होता था। पर उस समय भी मुझे याद है मेरे भाइयों ने रात में जाके एम्बुलेंसेज में और कहां से ऑक्सीजन, यानी पूना से 2-3 घंटा दूर जाके भी ऑक्सीजन लोग यानी पेशेंट्स के लिए लेके आया हूँ। हम रात में 12-1 बजे हमको टेंशन रहता था कि अभी रात भर ऑक्सीजन चलेगा या नहीं। तो वो कठिन दौर से भी हम गुजरे, बट अभी जो सिचुएशन है अच्छा खासा कंट्रोल में है और काफी लोग वैक्सीनेट भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होके गया है तो उम्मीद है कि थर्ड वेव ना आए। इंशाल्लाह उम्मीद यही करनी चाहिए, थर्ड वेव ना आए। अगर अहमद खान साहब, अतिया हर्ब्स के बारे में मैं क्योंकि आपसे जब बात कर रहा था तो एक चीज़ और निकल कर सामने आई है। जब भी हम डॉक्टर हकीम सुलेमान साहब को सुनते हैं, समझते हैं या फिर उनकी जो बातें सुनते हैं या उनका जो नुस्खा सुनते हैं, वो नुस्खा ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि घर की दादियों और नानियों को वो नुस्खे आते हैं, अब वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं आ पाती है। तो डॉक्टर सुलेमान साहब एक ऐसी कड़ी है कि जो कि हमारे पुरखों से हमें जोड़ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम देखें तो बुजुर्गों के अंदर जोड़ों के दर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, जॉइंट प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर ये अतिया हर्ब्स किस तरह से काम करता है? देखिए, जॉइंट्स पेन ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है और हम बेसिकली हमारी कोशिश यही होती है कि जो मरीज़ जो बहुत सारे होते हैं, जो पेशेंट जो दूर दराज के हैं, जहाँ तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, वो दवाएं खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि पहले हम उनको घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज़ बताते हैं। और होम रेमेडीज़ तो आजकल आप नेट पे भी देखेंगे तो तमाम पड़े होते हैं, आप उनको भी बता सकते हैं, वो लोग भी देखते हैं, बनाते हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम सबसे पहले होम रेमेडीज़ पेशेंट्स को बताते हैं, चाहे जॉइंट्स पेन के पेशेंट हों या पेट से रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड इशूज़ से हों या रिस्पायरेटरी से रिलेटेड इशूज़ से हों। तो हम पहले कोशिश ये करते हैं कि आप जो है होम रेमेडीज़ से जो आपके किचन में चीज़ें मौजूद हैं आप उसका इस्तेमाल कर लें, आप उनको बना लें। अगर उससे आपको इफाका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा न खास्ता नहीं हो पाता है या कुछ और डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो हम आगे उनको और भी एडवाइस कर देते हैं कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है या आप हमारे यहाँ भी बहुत सारी दवाएँ हैं, आप उनको मंगा सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी उनके लिए बेस्ट पॉसिबल होता है हम उनको गाइड करते हैं और वो पेशेंट करते भी हैं। उनको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि सबसे पहले वो अपने घर में ही चीज़ें अपने किचन में ही ढूंढते हैं। अगर वो चीज़ उनको वहाँ पे मिल जाती है तो बहुत खुशी महसूस करते हैं, है ना जी।
ठीक है, आपके पास फिर से लौटेंगे। डॉक्टर सोहेल खान साहब, मैं अपना पर्सनल तजुर्बा अगर मैं शेयर करूं आपसे, तो तकरीबन 3 साल का मेरा वक्त जो है, ग्रेजुएशन के वक्त मेरा पुणे में गुजरा है। एंड आई वाज इन पिंपरी चिंचवाड़। तो वहाँ पर जब मैं रहता था तथावड़े में, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था, वहाँ से जब हम लोग गुजरते थे तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसे दिखते थे कि वहाँ पर सबवे नहीं था या फिर उसके ऊपर जो फुटओवर ब्रिज नहीं था। लोग गुजरते थे और हज़ारों लोग ऐसे थे जो एक्सीडेंट के अंदर वहाँ पर हादसे का शिकार हो जाया करते थे। हम लोगों ने कई मरतबा उसकी मांग की थी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपका ताल्लुक पुणे से है, और इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह भी जो है सना हॉस्पिटल का कोई कदम उठा है कि अगर अचानक से किसी मरीज़ को कोई परेशानी आ जाए या फिर कोई एक्सीडेंट के अंदर किसी को साथ में कोई दिक्कत पेश आ जाए, तो उसके लिए क्या एम्बुलेंस की जो सर्विसेज है वो मुहैया कराई जाती है? बेशक। फर्स्ट पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा कि पुणे में जब आप थे जी, तो आज अगर आप पिंपरी चिंचवड़ आएंगे तो काफ़ी फ्लाईओवर्स हुए और रोड्स भी काफ़ी अच्छे हुए और पुणे का काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है जी। बट फिर भी एक्सीडेंट तो जिसका होना है वो होता ही है जी। एक्सीडेंट के टाइम पे हमने हमारा एक कॉल नंबर, कस्टमर केयर नंबर रखा हुआ है हॉस्पिटल का। तो जैसे ही हमें कॉल आता है तो हमारी तरफ से एक एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाती है और वहीं पे फर्स्ट एड दिया जाता है और पेशेंट्स को वहाँ पे भी ऑप्शन दिया जाता है कि अगर हमारे हॉस्पिटल में या अगर कुछ बड़ी बीमारी है जी जी, बड़ी इंजरी हुई है उनको, तो कोई बड़े हॉस्पिटल में कभी कभी क्या होता है कि हेड इंजरी, ऐसे इंजरीज हो जाते हैं जो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दिया सकता, तो उसके लिए हम बड़े हॉस्पिटल्स में भी शिफ्ट करते हैं पेशेंट को। ठीक। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है। डॉक्टर सोहेल साहब हमारे साथ जुड़े थे और डॉक्टर अकील अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हेल्थ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए। ये मुहिम आगे यूं ही जारी रहेगी।